है दोस्तों, कैसे होंगे। आशा करते हो कि आप लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छी से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो मैंने ठोस अवस्था जो सॉलिड स्टेट था पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियोज में जाकर आराम से यही चैनल पर देख सकते हैं। तो बहुत सी कमेंट किए भैया लोग कि भैया इसको पूरा अच्छे से सिलेबस को ख़त्म कीजिए और पार्ट 2, 5 मतलब कि जितना भी होगा उतना से पूरा खत्म कीजिए। लेक्चर 5 तक 6 तक है मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं। मैं बहुत जल्दीबाजी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो आप लोग आराम से देखिए और वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि आप लोग वहाँ से मतलब देखकर और फिर कमेंट कीजिएगा कि हम किस टॉपिक पे वीडियो लेके हैं और किस चैप्टर क्लास 12, 10, 11, 9 किसी भी चैप्टर का बोलिएगा कर लेके आ जाएंगे। आप लोग सिर्फ कमेंट करना है और आप लोग की कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम कुछ मोटिवेशनल से स्टार्ट करते हैं कि मोटिवेशनल एक लाइन ऐसी है जो मेरे द्वारा लिखा गया है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारा जैसा। लाइन क्या है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारा जैसा। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। अब समझ में मतलब कि कहने का लाइन है कि कुछ ऐसा काम कीजिए कि दुनिया तुम्हारा जैसा करना चाहे। समझे। अब देख सकते हैं बहुत ही ऐसे इंडिया में लोग बहुत अच्छे काम किए हैं, सब लोग उसी तरह काम करना चाहते हैं। तो मतलब कहने का लाइन यही था। और हम लोग अब चैप्टर की ओर चलते हैं और हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार तक पढ़ लिए थे और इसका प्रकार पढ़ने के बाद हम पढ़े थे डिफिनेशन पढ़ लिए थे और डिफिनेशन तक तो और उसको पूरा गुण जान लिए थे और इकाई सेल भी जाने थे, आकाशीय जालक भी जाने थे। अब हम लोग का पढ़ना है कि इकाई सेल जो कितने प्रकार के होता है। तो जो इकाई सेल होता है वो 2 प्रकार के होता है। तो हम लिखते हैं कि इकाई सेल कितने प्रकार के होता है। चलिए चलते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा किसी भी हालत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा ना तो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जुड़ जाइएगा। 2025 बोर्ड के लिए बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो हम इकाई सेल की बात करें तो इकाई सेल जो होता है ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो इकाई सेल इकाई सेल 2 प्रकार। हम पहला प्रकार जानते जाएंगे और उनका डिफिनेशन भी आराम से जानते जाएंगे ताकि ऐसा हो सके कि मतलब कि लिखने में किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं आराम से। पहला क्या है, तो अब हम इकाई सेल के डिफिनेशन की ओर जानेंगे कि इनका डिफिनेशन क्या होता है वाक्यों में। तो चलिए और डिफिनेशन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए जो इकाई सेल को तो हम लोग प्रकार जाने, डिफिनेशन कल जान ही चुके थे, इतना तक तो हम लोग पढ़ाई दिए थे और इनका हम डिफिनेशन जानते हैं कि इनका डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए ये 2 प्रकार की होते हैं। तो इनका पहला प्रकार जो होता है वो क्या होता है, आग इकाई सेल होता है। क्या होता है? आग इकाई सेल। आग इकाई सेल होता है, ठीक है। और इनका दूसरा प्रकार क्या होता है? तो अगर हम दूसरा प्रकार की इनका बात करें तो जो दूसरा प्रकार होता है केंद्रित इकाई सेल। क्या होता है? केंद्रित इकाई सेल। अब देखिए अब तो हम लोग इतना तक जान चुके कि प्रकार क्या होता है। अब इनका हम डिफिनेशन की ओर जानते हैं कि इनका डिफिनेशन वाक्यों में होता क्या है, कैसे पूछा जाता है। आपको 2 नंबर में दे सकता है, ये 2 अंक में देगा। आप इतना याद रखिएगा। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम उसका ही पढ़ाएंगे, काहे कि टाइम वेस्ट करना बहुत बेकार चीज़ है। टाइम काहे इतना वेस्ट करेंगे, बहुत समय कीमती चीज़ है। तो देखिए हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए हम इसको डायग्राम को बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। ये आराम से इतना अच्छा से समझाएंगे ना कि समझ में आप लोग क्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ जहाँ ये है, यहाँ एक कोना पे प्रमुखन होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी,
यहाँ भी, यहाँ भी, ये आग इकाई सेल के लिए। तो जो हम आग इकाई सेल का ही अगर डिफिनेशन की बात करें, इनका हम अगर डिफिनेशन लिखें, आग इकाई सेल, इकाई सेल के हम डिफिनेशन की बात करें तो इनका डिफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि एक ऐसा इकाई सेल या ऐसा एकक सेल जिसमें सभी कोने पर परमाणु उपस्थित होता है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी कोने पर परमाणु उपस्थित होता है ना, परमाणु, सभी कोने पर परमाणु उपस्थित होता है, उसे ही आग इकाई सेल कहा जाता है। डिफिनेशन आराम से यहीं से आप बना सकते हैं। जो डायग्राम है यहाँ से आप देखिए और इस डायग्राम को देखकर बनाइए, कुछ भी नहीं। और केंद्रित में क्या होगा ना कि केंद्रित में रहेगा, बीच में रहेगा, अंदर रहेगा, बस हो गया केंद्रित इकाई सेल। तो अगर डिफिनेशन कैसे लिखना है हम उसके बात करें तो लिखेंगे कि एक ऐसा एकक सेल जिसमें सभी कोने पर, या लिख सकते हैं कि ऐसा एकक सेल जो सभी कोने पर, जो सभी कोने पर परमाणु उपस्थित होता है, परमाणु उपस्थित होता है, उसे ही आग इकाई सेल कहा जाता है। ये सभी कोना पर तो है ही नहीं परमाणु उपस्थित, सभी कोना पर ही है, तो इसे यहाँ इकाई सेल कहा जाता है। और अब तो इतना आप लोग जान चुके हैं। अब केंद्रित में क्या बोलेगा कि केंद्रित में कुछ नहीं कहेगा, केंद्रित में कहेगा कि कोने के अलावा भी अन्य स्थानों पर उपस्थित होता है। मैंने कि जो केंद्रित में है कि कोने के अलावा, अब यहाँ पे कोना है ना, तो इसके अलावा भी यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, कोने के अलावा। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे दूसरा में, केंद्रित इकाई सेल का डिफिनेशन। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि डिफिनेशन खाली लिखे आइए, डिफिनेशन। अरे डिफिनेशन समझ लीजिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज का डिफिनेशन नहीं समझ लीजिएगा तो डिफिनेशन आराम से अपने आप हो जाएगा, समझे। तो देखिए केंद्रित इकाई सेल का लिख सकते हैं, ऐसा एकक सेल लिखिएगा, डायरेक्ट हम लिखे हैं केंद्रित इकाई सेल लिख देते हैं, केंद्रित इकाई सेल लिखिए कि ऐसा एकक सेल, ऐसा एकक सेल जो कोने के अलावा, जो सभी जगह, जो सभी कोने के अलावा, कोने के अलावा और अन्य स्थान पर, अन्य स्थान पर परमाणु उपस्थित होता है, परमाणु उपस्थित होता है, इसे ही केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। अब तो इतना आप लोग समझ चुके हैं, और जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए तो फट से कर लिए स्क्रीनशॉट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए हम बताते हैं जो आगे और हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या होता है, पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या होता है, फलक केंद्रित इकाई सेल क्या होता है, और अंत केंद्रित धन इकाई सेल क्या होता है। तो हम इस टॉपिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं, तो बेस्ट ही होगा, बात कर लेना ही अच्छा होगा। इसको तो स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो देखिए हम और आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, समय आप लोग की ज़्यादा नहीं जाने देंगे। देखिए हम जानते हैं, ये में लिखिएगा, ये में क्या लिखिएगा कि पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई
सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि बार बार ये पूछा जाता है। समझे, फलक केंद्रित इकाई सेल हम समझा देंगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा। फलक केंद्रित इकाई सेल, और एक होता है सी अत्यंत केंद्रित इकाई सेल। और ये देखिए तीनों जो हो गया, तो इसके हम थोड़ा बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो चलिए थोड़ा इधर मिटा लेते हैं। आप लोग लिख चुके होंगे, फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है तो। चलिए हो चुका होगा, तो अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग के समझना क्या है, पिंड केंद्रित इकाई सेल। डायरेक्ट हम इसको समझाते हैं कि जब इकाई सेल में अवयवी कण कोना के अलावा केंद्र में भी उपस्थित होता है, कहाँ, केंद्र में भी उपस्थित होता है, उसे पिंड केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। हम जैसे में आग इकाई सेल, देखिए हम यहाँ एकदम डायग्राम बना के समझाते हैं। आप लोग डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। यहाँ इसमें सब कोना है, याद रखिएगा, ये जितना है सब कोना है, समझे ना। एक बात बोलते हैं, जब मैंने शुरू पढ़े थे ना तो हमको भी समझ में नहीं आता होगा, तो आप लोग के भी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, तो इससे घबराने की बात नहीं है। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। बोरिंग होने की कोई बात ही नहीं है इसमें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। समझे, तो देखिए पिंड केंद्रित इकाई सेल कहता है कि ये परमाणु जो कोना के अलावा केंद्र में भी उपस्थित है, जहाँ मतलब कि यहाँ भी उपस्थित होगा, यहाँ भी हो गया, केंद्र में भी उपस्थित होता है, उसे ही पिंड केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। समझ आ गया? मतलब यहाँ देखिए, ये केंद्र बीच है, यहाँ भी उपस्थित हो सकता है, और इसका बीच यहाँ है, यहाँ भी उपस्थित हो सकता है, तो ये इसी को ही क्या बोला जाता है, पिंड केंद्रित इकाई सेल बोला जाता है। अब इसको तो आप समझ चुके होंगे कि कोने के अलावा जो केंद्र में भी उपस्थित होता है, उसे ही पिंड केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। और जो फलक ये केंद्रित इकाई सेल होता है, ये कोना के अलावा सभी फलकों के केंद्र में होता है। याद रखिए, ये सिर्फ केंद्र में होगा। पिंड केंद्रित इकाई सेल होता है, ये केंद्र में होगा, समझे ना। पिंड केंद्रित इकाई सेल में सिर्फ खाली केंद्र में, एक ही केंद्र में यहाँ। और जब फलक केंद्रित इकाई सेल कहेंगे तो फलक माने आपको समझ ही आ गया होगा कि जितना आपको ऐसा डायग्राम दिखा दे रहा है, तो यहाँ ई में भी उपस्थित, ई में भी हो गया, तो इसे ही फलक केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। ऐसा सेल जिसमें कोना के अलावा केंद्र के सभी फलक के केंद्र में भी उपस्थित होता है, उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। यहाँ भी आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं अत्यंत केंद्रित इकाई सेल क्या होता है। यहाँ क्या होता है कि कोना पर तो उपस्थित होता है, लेकिन ये क्या होता है कि आमने सामने उपस्थित होता है, मन के विपरीत, उल्टा आमने सामने उपस्थित होता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ निकालते हैं, जैसे यहाँ तो कोना पर पूरा अच्छा से दम, कोना पर दम उपस्थित है, ठीक है। और दो विपरीत फलक में, अब यहाँ देखिए
केंद्र में तो उपस्थित रहेगा, ठीक है। क्या है कि केंद्रित इकाई सेल कह रहा है, केंद्रित इकाई सेल जहां कहेगा तो समझिए कि केंद्र में उपस्थित रहेगा, तो रहेगा, किसी भी हालत में रहेगा। क्या है कि केंद्र मतलब केंद्रित मतलब केंद्र को भी करता है, बीच का भाग होता है, तो वहां समझ चुके हैं। तो देखिए कोने पर उपस्थित रहेगा, परमाणु अति कण में अति केंद्र में उपस्थित रहेगा, लेकिन फलक के विपरीत में उपस्थित रहेगा। यहाँ पे समझिए आमने सामने, इसी को बोलते हैं अत्यंत केंद्रित इकाई सेल। अत्यंत केंद्रित इकाई सेल बोला जाता है कि ऐसा इकाई सेल जिसमें, या ऐसा अत्यंत केंद्रित इकाई सेल जिसमें कोने के उपस्थित, केंद्र में उपस्थित, उसके अलावा दो विपरीत फलक के केंद्र में उपस्थित होता है, उसे ही अत्यंत केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, ठीक है। और फिर से इसको समझा दें, पिंड केंद्रित इकाई सेल में होता है ना कि कोने पर उपस्थित होता है और उसको एक बीच में होता है, और फलक केंद्रित मतलब कि केंद्र में उपस्थित और फलक में उपस्थित होता है। अत्यंत केंद्रित मतलब कि कोना पर भी उपस्थित और केंद्र में भी उपस्थित, और दो फलक के विपरीत में भी उपस्थित होता है, आमने सामने उपस्थित होता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेबस जाले की संख्या कितनी होती है, इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेबस जालक की संख्या 14 होती है। इसको काहे लिखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में देगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, इतना याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में देगा, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ भी नहीं देगा। यहाँ देगा ब्रेबस जालक की संख्या 14 होती है, आप मार दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में देगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ भी आप लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिएगा, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। स्क्रीनशॉट करना है, कर लीजिए। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग लिख चुके हैं, और अब हम लोग के पढ़ना है आगे अगला टॉपिक है क्या दोस्तों। मैंने शेयर करते रहिए, धमादार तरीका से शेयर में कमी नहीं, एकदम नहीं, और कमेंट में कोई कमी नहीं। किसी भी टॉपिक 9 से 12 तक या 1 से 12 तक किसी भी चीज़ पर वीडियो बनाना है, बोल दीजिए, उस टॉपिक पर तुरंत वीडियो बना देंगे। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता से पहले हम एक टॉपिक है कि निविड़ संकुलन संरचना 3 प्रकार से होता है, ये तो आप लोग को पता होगा, पता है, कौन शॉर्ट करें तो पता होना चाहिए। इसको मिटा के थोड़ा लिखते हैं, निविड़ संकुलन संरचना 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक विमीय होता है, द्विविमीय होता है, 3 विमीय होता है। और हम इसको लिखकर थोड़ा समझा देते हैं, समझे तो बेस्ट होगा आप लोग के। थोड़ा प्यार दुलार बरसाइए, ये इस पर कम से कम 1000 व्यूज लाइए इस वीडियो पे, और 50 कमेंट और 200 लाइक, तो मेरा मोटिवेट होगा बहुत ज़्यादा, वीडियो बना सकें। और आप लोग के प्यार दुलार रहेगा तो जल्द ही मैंने बोर्ड खरीद रहे हैं, डिजिटल बोर्ड। देखिए निविड़ संकुलन संरचना 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक विमीय, हम इसको नहीं लिख रहे हैं, एक विमीय संकुलन क्षमता, ये समझ आप लिख लीजिएगा, एक विमीय निविड़ संकुलन क्षमता आप लिख लीजिएगा।
लिख दें एक विमीय निबिड़ संकुलन। संरचना भी आप लिख लीजिएगा, संरचना भी लिख ही देते हैं, कहिएगा कि सब लिख ही दें। संरचना और यहाँ होगा द्विविमीय विमीय। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन 20 से भागेगा ना तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। होगा 1 घंटा का, होगा 50 मिनट, होगा 45 मिनट, लेकिन भागिएगा नहीं। आपको पढ़ाएंगे ऐसा कि नहीं समझ में आ जाएगा। ये होगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। और इसका हम थोड़ा अब डिफिनेशन की ओर चलते हैं कि डिफिनेशन क्या कहता है। देखिए एक विमीय संरचना में क्या कहता है कि एक ही लाइन में, एक विमीय की बात करें, एक ही लाइन में सीधी रेखा, एक ही लाइन में है ना परमाणु, तो कह रहा है कि ऐसी संरचना जिसमें परमाणु एक सीधी रेखा के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है, कि ऐसी एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना जो एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है उसे ही एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना कहा जाता है। समझ में आ गया? मतलब कि एक ही सीधी रेखा कि लिखेंगे कि एक विमीय निबिड़ संकुलन ऐसी संरचना जिसमें एक सीधी लाइन या व्यवस्थित परमाणु, मतलब कि परमाणु जो एक ही सीधी रेखा में ऊपर व्यवस्थित किया जाता है उसे ही एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना कहा जाता है। जो परमाणु है ना एकदम एक ही सीधी लाइन में व्यवस्थित, इसी को एक निबिड़ संकुलन संरचना कहा जाता है। और द्वितीय में क्या होगा कि 2 अक्ष में होगा। इतना याद रखिएगा कि द्वितीय में क्या होगा कि 2 अक्ष में होगा। देखिए जैसे में, देखिए पहला समझा दिए, अब द्वितीय में देखिए है ना 2 अक्ष में, एक पहला अक्ष दूसरा अक्ष। तो लिखिए कि ऐसी निबिड़ संकुलन संरचना जिसमें परमाणु सीधी रेखा में 2 परमाणु सीधी 2 रेखा में प्रदर्शित या व्यवस्थित होते हैं उसे ही द्विविमीय संकुलन संरचना कहा जाता है। समझ में आ गया? और तीसरा क्या होता है कि ये 3 लाइन में व्यवस्थित होता है। ये कितना लाइन में व्यवस्थित होता है? ये 3 लाइन में व्यवस्थित होता है। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में। तो क्या लिखिएगा कि जब परमाणु के 3 अक्षों में अनुदिश व्यवस्थित कण रहते हैं या व्यवस्थित करते हैं तो इसे जो प्राप्त संरचना होता है इसी को त्रिविमीय संरचना कहा जाता है। जो एक लाइन सीधा परमाणु व्यवस्थित रहता है, एक लाइन में जो सीधा परमाणु व्यवस्थित रहता है उसे ही एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना कहा जाता है। जो 2 लाइन में व्यवस्थित रहता है उसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना कहा जाता है। जो 3 लाइन में अच्छे रूप से व्यवस्थित रहता है उसे ही त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। यहाँ तक आप लोग की कमेंट आप लोग के हो गया होगा कंप्लीट। और अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तो देखिएगा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर द्विविमीय, हाँ यहाँ तक तो आप लोग कमेंट कंप्लीट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है संकुलन संरचना, संकुलन मतलब क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि ये 2 नंबर में ही पूछबे करेगा। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग से प्यार दम इतना प्यार इतना दीजिए इस वीडियो पर, कम से कम 1000 व्यूज किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। प्यार बरसाइए, एकदम नहीं प्यार दे रहे हैं।
खाली बड़े यूट्यूबर के आप लोग सपोर्ट करते हैं, छोटा कोई के नहीं। भले बड़ा अभी देख रहे हैं ना यूट्यूब पे एजुकेशन में ट्रेंड हो चुका है, वो गलत पढ़ा रहा है, ये गलत पढ़ा रहा है, अपना नहीं देख रहा है कोई भी। गलत पूरा देख रहे हैं यूट्यूब पर, इतना देख रहे हैं, वो गलत पढ़ा रहा है तो ये गलत पढ़ा रहा है। मेरा वो का नाम नहीं है। गलत इंसान ही से होता है, जानवर से नहीं। गलत इंसान से ही होता है, समझे। और गलत होगा तो आज में तो कल सुधारा जाएगा, उसको होगा अपने आप सुधार। और मेरा से भी कुछ ना कुछ गलत हो चुका पढ़ाने में, तो आप लोग माफ़ी मांगते हैं, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, समझे। तो गलत सबसे होता है और गलत इंसान ही से होता है, इतना याद रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं संकुलन क्षमता। इसको आप कॉपी में VVI कर लीजिए, समझे। संकुलन क्षमता होगा 1 घंटा का वीडियो, 2 घंटा का, 3 घंटा का, उससे आपको डराना नहीं है। वीडियो होने दीजिए ना लंबा। जब हमारे यहाँ समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो फिर क्या। एक और 2 शायरी कह दे, कहीं देते हैं। शायरी क्या है कि हम कुछ लिखे हैं शायरी कि वक्त सबको मिलता है। शायरी क्या है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। अब चलते हैं टॉपिक की ओर। समझ में आ रहा है ना कि वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन दोबारा नहीं मिलेगा वक्त, याद रखिएगा। तो संकुलन क्षमता क्या है? किसी जालक द्वारा घेरा गया या किसी जालक में परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान को ही संकुलन क्षमता कहते हैं। देखिएगा, किसी जालक में, हम इसको डिफिनेशन लिखते हैं, राइटिंग तो उतना है अच्छा नहीं। किसी जालक में परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संकुलन क्षमता कहते हैं। अब तो यहाँ समझ चुके होंगे कि मतलब कि किसी भी जालक में परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान को, उसी को कहा जाता है संकुलन क्षमता। अब जैसे में ये मानिए कि हम एक जालक हैं, इतना खाली आप इतना याद रखिए। हम मानने के लिए बोले हैं, मैथ में मानना पड़ता है। तो ये एक जालक है, इसमें जो परमाणु द्वारा घेरा गया जो स्थान है, जो परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान है, मान लीजिए ऊपर से परमाणु होगा, परमाणु द्वारा जो घेरा गया स्थान है, इसी को ही क्या बोला जाता है? इसी को क्या बोला जाता है? जो परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान को संकुलन क्षमता। समझ में आ गया? चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या होता है? अगर हम लोग को संकुलन क्षमता निकालना होगा तो संकुलन क्षमता कैसे निकाला जाएगा? तो इसका एक फार्मूला होता है कि संकुलन क्षमता बराबर कि जालक में, संकुलन क्षमता बराबर एक फार्मूला होता है कि जालक में परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान और बटे में जालक का कुल स्थान। याद रखिएगा। इसका अगर हम फार्मूला की बात करें, देखिए इतना याद रखिएगा कि जो संकुलन क्षमता है उसको डिफिनेशन तो आप लोग को याद होगा। हम इसको अगर देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, इसको हम फार्मूला की ओर चलते हैं। फार्मूला की ओर चलते हैं कि डायरेक्ट आप नहीं लिख लीजिएगा, अब बहुत बड़ा थोड़ा फार्मूला हो जाएगा कि जालक में परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान लिख ही देते हैं। जालक में परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान
और नीचे में बटे में क्या होगा, बटे में क्या होगा, ये फार्मूला है, डायरेक्ट बराबर करके फार्मूला है, आप लोग इतना याद रखिएगा। ये क्या, ये बराबर करके आप लोग के फार्मूला है। तो बराबर में क्या, तो अब बटे में क्या लिखेंगे, जालक का कुल स्थान, बटे में क्या लिखेंगे, जालक का कुल स्थान। चलिए इसको अभी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से कीजिए, हॉट से ये बड़ा डिवाइड है, स्क्रीनशॉट कीजिए। अब चलते हैं आगे, आगे अब क्या पढ़ना है, अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि रिक्ति क्या होता है, वॉइड क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड क्या होता है, रिक्ति क्या होता है। तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट कर लिए, इसको हम अब मिटाते हैं। देखिएगा हम लोग अभी बहुत टॉपिक पर, इतना टॉपिक यहाँ पढ़ चुके हैं और एक और पढ़े हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, तो इसको हम अच्छा से लिखते हैं। संकुलन क्षमता, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ने वाले थे वॉइड, जानते हैं वॉइड होता क्या है, रिक्ति क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जान जाएंगे। ये भी रिक्ति है, इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में देगा आप लोग के, याद रखिएगा। आज आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा और 2 दिन मैराथन ले लेंगे ना तो हो जाएगा। मेरा भी पढ़ना रहता है, टाइम नहीं रहता है, काम भी रहता है, नहीं हो पाता है। हमको मोटिवेट इसलिए मिलता है वीडियो बनाने के लिए, नहीं कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दुलार देख रहे हैं इसलिए। हाँ, आधा सिलेबस मतलब आप समाप्त है। आज और 2 दिन और क्लास लेंगे ना तो ये पूरा ठोस अवस्था जो सॉलिड स्टेट है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए हम तो वॉइड के बारे में जानते हैं कि रिक्ति क्या होता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, रिक्ति, रिक्ति नहीं, रिक्त। आप रिक्त मतलब थोड़ा सा समझ चुके हैं कि रिक्त क्या हो रहा है। रिक्त का मतलब वॉइड, रिक्त का मतलब होता है, डायरेक्ट ऐसे समझने, खाली स्थान, समझे। रिक्त का मतलब खाली स्थान, पढ़ चुके होंगे बहुत पहले ही। यह रिक्त स्थान को पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। आप जब इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे ना तो लिखा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थानों को पूर्ति करें, तो वही है वॉइड क्या होता है कि यहाँ लिखेंगे कि परमाणु के मध्य उपस्थित खाली स्थान को ही रिक्ति कहते हैं। जो परमाणु के मध्य उपस्थित होता है या परमाणु के बीच उपस्थित, अब जैसे में इसको हम समझाते हैं डायरेक्ट, इसको से यही से समझाएं बार बार के, इससे नहीं। ये देखिए मैट्रिक टॉपर है, ये नहीं स्कूल टॉपर थे, इससे थोड़ा समझाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। तो जो परमाणु के मध्य खाली स्थान होगा, इसमें छोटा छोटा कण से बना है, परमाणु से मिलकर बना है। तो जो परमाणु के मध्य यहाँ माने कि बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को वॉइड कहते हैं या रिक्ति कहते हैं। इतना समझ में आ चुका होगा। एक और है ऐसा, तो लिख ही लीजिए कि परमाणु के मध्य, आप लोग भी लिखते चलिए, परमाणु के मध्य खाली स्थान को वॉइड या रिक्त कहते हैं। रिक्त या वॉइड कहते हैं। अब इसके अगर प्रकार की बात करें तो ये प्रकार होता है, इनका प्रकार होता है 3 प्रकार होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार कैसा होता है पूछता नहीं है, तो हम लिख ही लेते हैं इनका प्रकार। अगर प्रकार की बात करते हैं, प्रकार तो पहला होता है त्रिकोणीय रिक्तियां, और दूसरा होता है चतुष्फलकीय रिक्तियां, और तीसरा क्या होता है अष्टफलकीय रिक्तियां। लिख लेते हैं, पहला त्रिकोणीय रिक्तियां, हो सकता है यहाँ रिक्त नहीं या रिक्ति भी होगा। हाँ, रिक्ति भी हो सकता है, क्या कि यहाँ जब दे रहे हैं रिक्तियां, हाँ रिक्ति होगा, यहाँ लिखे डायरेक्ट लिखे ना, रिक्ति भी होगा, रिक्ति होगा। गलती हुआ था। आप लोग तो इतना समझदार होंगे, 12th में तो समझदार नहीं होंगे, समझ चुके होंगे। आधा कहे पूरा बूझे, मेरा डायलॉग है दोस्तों के लिए कि आधा बोले पूरा समझे, मतलब कि थोड़ा सा बोलते हैं पूरा समझे। देखिए अब इसका हाँ दूसरा क्या होता है चतुष्फलकीय फल किए रिक्तियां, तीसरा अष्टफलकीय रिक्तियां। और इसका हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन होता क्या है थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, और यहाँ तक पढ़ाने के बाद फिर हम लोग अगला दिन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए हम पहला त्रिकोणीय रिक्ति क्या होता है हम इसको जानते हैं। एक ही तल में 3 परमाणु के मध्य उपस्थित खाली स्थान को ही त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। जब एगो तल है और ओकरे में 3 परमाणु के मध्य, और एक तल है उसमें 3 परमाणु, और तीनों परमाणु के मध्य जो खाली स्थान होगा, एक ही परमाणु के मध्य, मतलब एगो तल है, बोलो एक परमाणु नहीं, एक तल है और एक तल में 3 परमाणु के मध्य या बीच खाली स्थान को ही त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। समझ चुके हैं। और दूसरा क्या है चतुष्फलकीय, कि एक ही रिक्त स्थान में अपने चारों 4 अवयवी कण से घिरा होता है। खाली स्थान या बनी स्थान या घिरा स्थान, खाली देखिए हम पहले इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी दोस्तों, सॉरी बच्चों। त्रिकोणीय रिक्ति क्या होता है कि एक ही तल में 3 परमाणु से बनी रिक्ति को, जो खाली स्थान नहीं बनी रिक्ति को त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। एक ही तल में 3 परमाणु से बनी रिक्तियां को त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। और इसका और ये क्या है चतुष्फलकीय है कि जब एक रिक्त स्थान अपने चारों अवयवी से घिरा गया स्थान या कणों से घिरा को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ये 3 से घिरा है, ये 4 से घिरा है, और ये अष्टफलकीय है, तो ये मत समझिएगा 8 नहीं 6 होगा। जब एक रिक्त स्थान अपने चारों ओर अन्य 6 अवयवी कणों से घिरा होता है, ये कितना, एक ही तल में 3 परमाणु से घिर गया स्थान, और जो बना ओकरे बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। और ये चतुष्फलकीय का होता है कि 4 अवयवी कण से बना जो होता है उसी को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और इसमें 6 या उससे अन्य कण से बना गया या परमाणु से बना होता है उसे ही अष्टफलकीय कहा जाता है। जब एक रिक्त स्थान में अपने चारों ओर अन्य 6 अवयवी कण से घिरा गया स्थान को, ये 4 से घिरा रहेगा नहीं, ये 3 से, देखिए डायरेक्ट याद रखिए ना, ये 3, ये 4, ये 6। कैसे ट्रिक पता है, 1 बढ़ेगा तो 2 बढ़ेगा। देखिए ये यहाँ 1 बढ़ा, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 ना तो 6, तो 1 बढ़ा यहाँ 2 बढ़ा, ये इतना याद रखिए। चलते हैं, और यहाँ तक तो आप पढ़ा दिए हैं, और आप लोग की यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप ज़्यादा नहीं बच रहा है, और नेक्स्ट दिन ख़त्म करने के चांस लगेंगे, और आप लोग की समझ में आ चुका होगा, और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छी से कीजिए।
और बोर्ड में सिर्फ 2 का सरकार चले, टॉपर गाइडेंस और आपका सरकार। हमारा चैनल तो नाम है दीपक पावर स्टडी, लेकिन टॉपर गाइडेंस से भी मेरा चैनल को जाना जाता है। टॉपर गाइडेंस सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट मेरा चैनल भी आ जाएगा या मेरा वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार दुलार देते रहिए, ऐसी दुलार दीजिए, आप लोग की बदौलत बहुत कुछ हासिल होगा। और आप लोग की बता रहे हैं ना, हर बैच बिहार में, मतलब इस सेशन में 2025 नहीं 2026 सेशन से जो भी विद्यार्थी 9, 10, 11, 12 को होगा, हर बैच हम 100 रुपया में लॉन्च करेंगे, या 9 का हो या 10 का हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपया में। आज 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया दे के बच्चों लोग को भड़काया जा रहा है और बच्चा शिक्षा एजुकेशन ही नहीं मिल रहा है। प्रत्येक सब्जेक्ट 100 रुपया में, हर सब्जेक्ट 100 रुपया में पढ़िए। घर बैठ के ट्यूशन क्लास खोल देंगे ऑनलाइन, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 रुपया। और जिसके पास 100 रुपया भी नहीं होगा ना, जिसके पास अगर 100 रुपया नहीं होगा उसके खातिर फ्री, और समझ में नहीं आएगा तो पैसा वापस करने की फुल गारंटी दे रहे हैं। लेकिन इस बार तो मेरा से नहीं हो पाएगा, कुछ टीम भी मेरा चाहिए। तो और स्टूडेंट लोग तैयार हो रहे हैं, मतलब मेरा दोस्त लोग तैयार हो रहे हैं। और 2026 से आपकी बार टॉपर यहीं से निकलेगा, टॉपर गाइडेंस से ही निकलेगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। समझिए क्या कहें कि हर बैच 100 रुपया में लॉन्च होगा। 2025 सेशन है, 2026 वाला एग्जाम आएगा उस बार 100 रुपया में। अगर कोई विद्यार्थी पास 100 रुपया भी देने का नहीं है तो उसके पास बैच को फ्री कर दिया जाएगा। और अगर समझ में नहीं आएगा तो 100% पैसा वापस करने की फुल गारंटी देते हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट 100 रुपया में। 9 का भी मान लीजिए कि साइंस होगा तो 100 रुपया में, मैथ होगा तो 100 रुपया में, हर सब्जेक्ट 100 रुपया में। आप लोग की कहीं नहीं देने की ज़रूरत है 2000, 3000, 4, 5000 मुझे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इस बार 2010 के कैसों भी हमको खाली 10 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। 10 के आप लोग के दुलार प्यार से। और 10 के जिस दिन सब्सक्राइबर होगा उस दिन तुरंत बैच लॉन्च होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।